आज की अपनी टॉपिक थी लैन डिवाइसेस, है ना। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस। जो लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस यूज होती है वो कौन कौन सी डिवाइसेस है? तो सबसे पहले जो डिवाइस आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनआईसी। ये जो डिवाइस है ये एक कार्ड का नेम है। क्या है? एक कार्ड का नेम। जो कार्ड किससे बना हुआ है? पीसीबी से। किससे बना हुआ है? पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हुआ है। ठीक है। अब जो एनआईसी है ये हर डिवाइस में अवेलेबल है जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। विदाउट एनआईसी आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब जो एनआईसी है उसका अलग अलग नेम भी है। जैसे कोई वाईफाई कार्ड कहता है, कोई लैन कार्ड कहता है, कोई लैन अडेप्टर कहता है, कोई यूएसबी टू लैन अडेप्टर कहता है, कोई सी टाइप टू लैन अडेप्टर कहता है, कोई ब्लूटूथ कार्ड कहता है। ये सारे क्या है? एनआईसी ही कार्ड है, लेकिन अलग अलग नेम से इनको जानते हैं। लेकिन इन कार्ड का काम क्या है? सिर्फ एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराना। अगर ये कार्ड नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो एनआईसी क्या कह रहा है कि एनआईसी का फुल नेम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और क्या कहता है एनआईसी का? एनआईसी इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट प्रोवाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी टू एंड फ्रॉम अ पर्सनल कंप्यूटर, आल्सो कॉल्ड एज लैन अडेप्टर। इसका काम क्या है? कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना। और ये होता कहाँ पे है? तो आपकी पर्सनल कंप्यूटर में, आपकी फोन में, आपके टीवीज में, आपके डेस्कटॉप में, आपके टैबलेट के अंदर, हर एक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। और इसका काम क्या है? कि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराना। लेकिन ये बना किस चीज से होता है? तो पीसीबी से बना होता है, तो हम क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे दो आपको फिगर दिख रहे हैं, और दोनों ही फिगर जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों लाइन कार्ड है, यानी ये एनआईसी कार्ड है। दोनों ही एनआईसी, ये भी एनआईसी कार्ड है, ये भी एनआईसी कार्ड है, और ये भी एनआईसी कार्ड है। ये दोनों ही क्या है? आपके एनआईसी कार्ड है। लेकिन दोनों का काम क्या है? कम्युनिकेशन ही कराना। दोनों ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराते हैं, लेकिन इसका नेम अलग अलग है। इसका नेम क्या है? फंक्शन सेम है, कम्युनिकेशन कराना ही है, पर नेम अलग अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो वाईफाई कार्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको वाईफाई कार्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं? लैन कार्ड या लैन एडेप्टर। क्या बोलते इसको? लैन कार्ड या लैन एडेप्टर बोलते हैं इसको। इथरनेट कार्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों का नेम क्या है? एनआईसी ही है। ये भी एनआईसी है और ये भी एनआईसी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही है दोनों, लेकिन नेम क्या है यहाँ पे? डिफरेंट। फंक्शन क्या है? सिमिलर। इनको क्या बोलते हैं? लैन कार्ड। और इसको यूज कहाँ पे करते हैं? तो पीसी के अंदर। किसके अंदर यूज करते हैं? पीसी के अंदर। ये भी है एनआईसी कार्ड, पर इसका नेम क्या है? वाईफाई कार्ड। इसका यूज पे करते हैं हम लैपटॉप के अंदर। समझ में आ रहा है? अब इस जो फिगर में देख रहे हैं ये अलग कंपनी का है। आपके लैपटॉप में जो लगा होगा वो अलग कंपनी का होगा, किसी और का लैपटॉप में लगा होगा वो अलग कंपनी का होगा। तो अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो, या हो सकता है उसके ऊपर कोई कवरिंग हो। कोई कवर देता है, कोई विदाउट कवर देता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए देता है, एक सिक्योर करने के लिए देता है कि कार्ड सिक्योर हमारा रहे। ठीक है। पर दोनों का काम ही क्या है? कम्युनिकेशन कराना। ठीक है। जो लैन कार्ड है, जो एनआईसी कार्ड है, आज के टाइम में जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उनमें आपको एक पोर्ट अवेलेबल देखने को नहीं मिलता। उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? RJ45। उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? RJ45। जो पोर्ट देख रहे हैं इस पोर्ट का नेम क्या है? RJ45 जैक। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? लैन पोर्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? लैन पोर्ट भी बोलते हैं, या इसको इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैन पोर्ट या इथरनेट पोर्ट भी इसको हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका नेम क्या है? RJ45 जैक। हम अपने इंडस्ट्री में, हम कंपनियों में अलग अलग नेम से उस चीज को जानते हैं। जैसे कोई बोलता है कि इथरनेट देख लो केबल लगी है कि नहीं, कोई कहता है कि देखो लाइन केबल लगी है कि नहीं, है ना। कोई बोलेगा ट्विस्टेड पेयर केबल लगी है कि नहीं। लेकिन बात किसकी हो रही है? वो केबल की हो रही है, और उसी केबल की हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री में अलग अलग नेम्स को जानते हैं। एक्चुअल में इसका नेम क्या है? RJ45। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? लैन पोर्ट। उसको क्या बोलते हैं? इथरनेट पोर्ट। ठीक है। या इंटरनेट पोर्ट। कोई कहता है कि इंटरनेट पोर्ट देख लो लगा है कि नहीं, इंटरनेट वाली केबल लगी है कि नहीं, है ना। अलग अलग नेम से जानते हैं। है क्या ये पोर्ट? RJ45। और इन सबको हम बोलते हैं लैन एडेप्टर। क्या बोलते हैं इसको? लैन एडेप्टर बोल सकते हैं, या इसको फिर क्या बोल सकते हैं हम? लैन कार्ड बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? नेटवर्क कार्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है एक ही चीज, एक ही काम है कम्युनिकेशन का, लेकिन नेम क्या है? अलग 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 नेम से जानते हैं उसको। समझ में आ रहा है? चले, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? पीसीबी।
यही हमारी क्या है, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जब पीसीबी के ऊपर हम कम्युनिकेशन करने के लिए कंपोनेंट ऐड करें तो उसका नेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन है क्या, वो पीसीबी है। समझ में आ रहा है? तो क्या बता रहा है ये आपको, एनआईसी इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट प्रोवाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन क्वालिटी टू एंड ऑफ फ्रॉम अ पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड एज लैन एडेप्टर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पहले, इसलिए फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते थे। हेडिंग डाला था आपने लैन डिवाइसेस, और उससे आपको एक हेडिंग डालनी है पहली एनआईसी, और पहले लिख लिया, फिर हम थोड़ी सी। तो ये चीजें समझ में आई अभी इतनी? कोई डाउट अभी यहाँ पे नहीं है? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। कार्ड है, हाँ, पूरे बोर्ड को कार्ड जो गोल्डन कलर की, जो ये ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये ग्रीन वाली पार्ट, ये हमारी पीसीबी है। जो इस पे गोल्डन दिख रही है इसको बसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बसेज। ठीक है, हाँ। लेकिन ये जो हमारी सिर्फ कार्ड ग्रीन वाली दिख रही है, कहीं ग्रीन आपको दिखेगी, कहीं ब्लैक दिखेगी, कहीं ब्लू दिखेगी, ठीक है, हाँ, रेड भी दिखेगी, तो ये हमारी पीसीबी है। ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर हम कंपोनेंट लगा देते हैं तो इसका नेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर इसको अलग नाम से जान लेते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानने लगते हैं, वाईफाई कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, पावर कार्ड के नाम से जानते हैं, तो अलग अलग चीजों के नाम से इसको जानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो सिर्फ ये क्या है, एक नॉर्मल पीसीबी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे आज के टाइम में जितनी भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें पहली बात तो लैन पोर्ट नहीं आ रहे, उसमें लैन पोर्ट नहीं आ रहे। लैन पोर्ट का मतलब क्या, कि जो RJ45 पोर्ट है वो अवेलेबल नहीं हो रहे, उसमें सिर्फ क्या आ रही है, वाईफाई। क्या आ रही है आपकी, वाईफाई। लेकिन वाईफाई के दो बैंड है, एक 2.4 और एक है आपका 5, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक है 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, दो बैंड अवेलेबल है, और ये दोनों बैंड आपके लैपटॉप के अंदर अवेलेबल आ रहे हैं, लेकिन लैन पोर्ट अब नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें किसी पीसी से और अपने लैपटॉप को कम्युनिकेशन करानी है, जैसे मान लो मेरे पास ओल्ड लैपटॉप है, एक हमारे पास नई लैपटॉप है, अब ये हमारे पास नई लैपटॉप है और ये हमारे पास ओल्ड लैपटॉप है। अगर इसका डेटा हमें इसमें शेयर करनी है तो हमें एक स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी हम इसमें से कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो अपने पास नेटवर्क के पास क्या फीचर्स होता है कि हम लैन केबल लगा के डेटा क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आईपी से कम्युनिकेशन करा देंगे इसकी, और बिना कोई डिवाइस का हम डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। पर ये पुरानी है, इसमें तो लैन पोर्ट है पर इसमें तो है नहीं, ये तो मुश्किल होगा फिर, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में आपको काफी सारे एनआईसी अवेलेबल है, जैसे यूएसबी टू लैन। ठीक है, सी टाइप टू सी टाइप टू लैन, ये सारे कार्ड आपके पास अवेलेबल। आप मार्केट से आसानी से, क्या हर लैपटॉप के अंदर यूएसबी पोर्ट नहीं तो सी पोर्ट तो होगा, आप उससे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, RJ45। आपको दिखेगा कैसे, आसानी से वो मार्केट में मिल जाता है, 250, 300, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये, जैसे आप लेना चाहते हैं वैसे उसके हिसाब से मार्केट में मिल जाता है। आपको 200 का भी मिल जाएगा, आपको 150 का भी मिल जाएगा, आपको 300 का भी मिल जाएगा, आपको 500 का मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड आती है, आप जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, यूएसबी टू लैन। ठीक है, ये क्या हमारी यूएसबी टू लैन है। अब ये यूएसबी पोर्ट अपने लैपटॉप में लगाया, आपको कौन सा पोर्ट मिल गया, RJ45 मिल गया। ऐसे ही आपकी सी टाइप टू लैन आती है, और देखिए कितनी सस्ती है, 170 रुपये का है, 175 रुपये का है, 299 रुपये का है। जैसा आप लेना चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपका सी टाइप टू भी आता है, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है, और इन दोनों का कंपेरिजन करके डिफरेंस भी बताते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपकी सी टाइप टू लैन है। ये क्या है आपकी सी टाइप टू लैन, यानी सी टाइप लगाए अपने लैपटॉप में, आपको RJ पोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझे। जो यूएसबी पोर्ट है ना, जो यूएसबी है, यानी ये वाली आपकी यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, ये वाली यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट, ये वाली आपकी यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट में आपको कौन सी पोर्ट मिल रही है, सिर्फ लैन पोर्ट। ठीक है, अगर यहीं पे सी टाइप लेते हैं तो उसमें भी लैन पोर्ट मिलता, लेकिन उसमें यूएसबी पोर्ट भी मिलता। यूएसबी के साथ साथ भी यूएसबी पोर्ट आता है, अगर आप यूएसबी लेते हैं तो उसमें लैन भी मिलेगा, यूएसबी भी मिलेगा। सी टाइप भी लेंगे तो उसमें यूएसबी भी मिलेगा, लैन पोर्ट भी मिलेगा, प्लस सी टाइप भी पोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सी टाइप परचेज है तो उसमें मल्टीपल आपको फीचर्स अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैंने एक सी टाइप ले लिया, कौन सी ले लिया अभी, ये सी टाइप है, और इस सी टाइप में देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, तो एक सी टाइप एक्स्ट्रा पोर्ट अवेलेबल, दूसरा एक HDMI वो भी 4K सपोर्टेड के साथ, तीसरा यूएसबी का 3.0 मिल रहा है, और उसके साथ साथ 2.0 भी मिल रहा है। और ये कौन सी पोर्ट है, एक सी टाइप। यानी
आपको लैन पोर्ट भी मिल रहा है, यूएसबी का 2.0 3.0 भी मिल रहा है, एचडीएमआई भी मिल रहा है और सी टाइप में मिल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे यूएसबी लेते तो आपको यूएसबी के साथ यूएसबी मिलता और लैन पोर्ट मिलता, ये दो पोर्ट नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज है 3 और 3.0 और 2.0, ये क्या होता है बता सकते हैं आप लोग जो ऑनलाइन है? उससे स्पीड डिफाइन होती है 2.0 और स्पीड की डिफाइन होती है कि 3.0 की स्पीड कम है या 2.0 की? 3.0 की स्पीड ज्यादा होती है, 2.0 की कम होती है। ठीक है, 2.0 की कम होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी पोर्ट 3.0 है या 2.0? मोस्टली अगर हम देखते हैं तो यूएसबी जो 3.0 होती है उसमें ब्लू कलर की ये जो लगी हुई है। अच्छा, इसमें ब्लू कलर का पोर्ट होता है, ठीक है, और 2 में व्हाइट या ब्लैक होता है। ये तो क्या ये इसकी एक्चुअल पहचान है? इस इमेज में देखा जाए तो एक्चुअल पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि दोनों में ब्लू कलर ही दिख रहे हैं और दोनों के मेंशन है। क्योंकि अभी अगर आप ब्लू से पहचान रहे हैं, कौन सी कलर से? ब्लू से, तो ये दोनों ही पोर्ट क्या है? लेकिन एक 2.0 एक 3.0 है, तो फिर तो ये दूसरी पहचान क्या है? अब यहाँ भी देखकर ही बतानी है। अब ऐसे कैसे देख बताएंगे, उसमें क्या देखेंगे, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मतलब देखकर क्या पहचानेंगे, कुछ तो पहचान देखेंगे उसमें। क्लियर है? ट्रांसफर करेंगे तब ना, अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे फिर कैसे पहचानेंगे? जो ऑप्शन था वो तो कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दिखा दिए पहले ही ब्लू और लिख दिया 2.0 और 3.0। अगर दिखाकर 3.0 लिख दिया और पोर्ट ही कौन सा 2.0, तो क्या होगा फिर आप क्या कहेंगे? क्या मर्ड हो गया मार्केट में और दुकान वाले ने मुझे ठग दिया, यही कहेंगे ना है? लेकिन क्यों? क्योंकि हम पहचान नहीं पाए। तो सिंपल है इसकी पहचान, आप कभी भी बेवकूफ नहीं बन सकते, सिंपल है। कलर से तो कभी पहचान नहीं कर सकते, वो तो वही बात होगी कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे। तो कलर से तो पहचान नहीं हो सकती, ये याद रखना। चाइनीज जितना देखोगे, किसी का ऑरेंज आता है तो फिर उसको क्या कहोगे? किसी का रेड आता है फिर उसको क्या कहोगे आप? आपने ऑरेंज देखा है ना? नहीं देखा तो बताता हूँ, अगर जिनके पास एमआई का फोन होगा, उसका चार्जर के यूएसबी पोर्ट देखना ऑरेंज आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वैसे पहचान नहीं होगी कलर से, किससे पहचान होगी? उसकी पिन से। नहीं, कैसे पहचान होगी उसकी? पिन से। कैसे? तो जिस पेन ड्राइव, जिस यूएसबी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पिन है, कितनी पिन है? तो ये हमारी 2.0 की है। और जिस यूएसबी के अंदर आपको 9 पिन मिलता है, कितनी पिन? तो ये 3.0 से अब होती है, यानी 3.0 या 3.0 से अब होगी। समझ में आ रहा है? कलर से कभी पहचान नहीं, कैसे पहचान करनी है? उसके पिन से। अगर 4 पिन है तो 2.0 है, अगर 9 पिन है तो 3.0 है। कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? हाँ, नोटिस नहीं किया? हर एक चीज टेक्निकल है ना, आप लोग तो टेक्निकल में जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो कोई भी। चले हम आपको पहचान कराते हैं। अगर आप लोगों के पास पेन ड्राइव है तो पहचान कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो ऑनलाइन में अभी आपको पहचान कराता हूँ कि ऑनलाइन कैसे पहचानेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं इनको 2 पेन ड्राइव दे रहा हूँ और इनसे खुद ही पूछ रहा हूँ, चलो लो जी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 3.0 पेन ड्राइव, 3.0 यूएसबी, देखिए इधर आ गया, यहाँ भी आ गया, क्या कुछ मिला? हाँ, तो पिन दिखा, 4 बाहर की पिन है, हाँ, और 5 अंदर पिन है। देखो देखो, यहाँ पे कुछ यूएसबी कनेक्टर्स के भी दिखा रखा है। 3.0 देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो और भी आसानी से दिख जाएगा आप लोगों को। 5.0 भी तो है, ब्लूटूथ में होता है। यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको आसानी से देखने के लिए।
जो ऑनलाइन है दिख रहा है ना, सारे पिन देख लो आप यहाँ से। इसको क्रॉप भी करके रख लूंगा कि मुझे भी आगे सर्च करने में जरूरत नहीं होगी। देखो ये 4 पिन है, ये भी 4 पिन है, ये भी 4 पिन है, यानी मैक्सिमम 4 पिन 2.0 तक ही होता है। अब देखो ये 3.0 के बाद है, कितने पिन है आगे, 1 2 3 1 4 आगे दिख रही है, और उसके अंदर कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 1 5, कितनी टोटल हो गई, यानी 9 पिन वाली जो भी पेन ड्राइव है वो 3.0 से अबव है या 3.0 है। ठीक है, अब 3.0 में यहाँ पे ब्लू दे दिया, यहाँ पे कौन से कलर दे दिया, सियान कलर दे दिया, और यहाँ पे फिर कौन सा दे दिया, ऑरेंज दे दिया। लेकिन ये 3.0 से एबव है, क्या लिख रहा है यहाँ पे कि ये भी 3.0 है, लेकिन ये पावर में यूज होती है, यानी पावर सप्लाई के लिए तो मेरा, और ये 3.1 है, इसमें भी कितनी पिन है, 9, और ये सी टाइप में कितनी होती है, 24 पिन। तो ये याद हमेशा रखना आप। 2.0 में ब्लू कलर नहीं हो सकता क्या? चाइना वाले कुछ भी बना सकते हैं भाई, भरोसा नहीं कर सकते ना। इन दोनों में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि 0.0 कौन सा 1.0 कौन सा? हाँ, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है, ये जो 3.1 है ये किसके लिए बनाई गई है, चार्जर के लिए भी बनाई गई है, यानी जो यूएसबी वाली पोर्ट आती है ना, जो पेन ड्राइव आएगी ये सिर्फ ऐसी दिखेगी, 9 पिन होगा, कलर कुछ भी हो मान लो, पर 9 पिन होगा, पेन ड्राइव होगा, तो कौन सी है आपकी 3.0। जो डेटा केबल आती है ना, उसमें आपको ये दोनों कलर देखने को मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो उससे तो आपको पता चल गया ना, डेटा केबल है तो आपको पता चल गया होगा, ऑरेंज दिख गया तो मतलब ये चार्जर भी हमारी अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग भी देगा, अगर ऐसा है तो ये डेटा ट्रांसफर भी अच्छी खासी हमारी करेगा। ठीक है, ये किसकी है, हमारी डेटा केबल की है, पर ये हमारी पेन ड्राइव की है, समझ में आ गया अभी। लो हम इसको क्रॉप भी करके रख लेते हैं। अभी तो क्लियर हो गया, किसी को डाउट अभी नहीं है ना। अगर हमें बात करूं ये थोड़ा सा लैपटॉप की, तो लैपटॉप में जो 5 पिन होता है ना, अंदर बाहर की साइड होता है, और 4 पिन अंदर की साइड होता है। पर यूएसबी में जो 5 पिन है वो अंदर की होता है, और जो 4 पिन है बाहर की होती है। ठीक है, आपको ये जब पोर्ट दिखे तो आप क्या समझोगे, ये 3.0 है और ये 2.0 है, कलर से कभी पहचान नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम यूएसबी टू लैन परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं, यूएसबी टू लैन, यूएसबी टू लैन, अगर इसमें कितने पिन है, 4 पिन है, कितने पिन है आपके, 4 पिन, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 एमबीपीएस तक जाएगी, 100 से 1000 तक। ठीक है, अगर यहीं पे हमने यूएसबी टू लैन परचेज किया है और उसमें 8 पिन है, कितने पिन है, 8, तो ये आपकी 1000 से लेकर और 1 जीबीपीएस तक चली जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे हम सी टाइप टू लाइन लेते हैं तो इसमें आपको स्पीड यही मिलेगी, यानी जीबीपीएस में आपको 2 जीबीपीएस 3 जीबीपीएस 5 जीबीपीएस तक होगी, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से चलेगी। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं SP2 लाइन परचेज करने जाऊँ तो कौन सा लूँ, कौन सा बेटर होगा, सी टाइप टू लूँ तो कौन सा लूँ, कौन सा लिए मेरी बेटर होगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा फीचर्स वाला लेना चाहते हैं। क्या आपके पास HDMI की भी रिक्वायरमेंट है तो सी से HDMI भी ले सकते हैं, क्या आपको लैन पोर्ट के साथ साथ USB और सी टाइप की रिक्वायरमेंट है तो आप टाइप ले सकते हैं। अगर सिर्फ लैन की और USB की रिक्वायरमेंट है पर स्पीड मैटर नहीं करता तो 2.0 का भी ले सकते हो, वो सस्ती पड़ जाएगी। अगर आपको 3.0 पोर्ट भी चाहिए, USB अवेलेबल होनी चाहिए और लैन गीगा में चाहिए तो फिर आपको 3.0 लेने की जरूरत है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है, अभी कोई और यहाँ पे किसी को भी नहीं, नहीं 9 पिन आएगा, 9 पिन आएगा। ठीक है, अभी कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी, ठीक है, इतना क्लियर है अभी। एनआईसी क्या है समझ में आ गया। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं एनआईसी के अंदर और सारी चीजें। ठीक है, जब पहले हमारी लैपटॉप आते थे तो उसमें हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग एनआईसी लगी होती थी, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है, उसका एनआईसी अलग होती थी, वाईफाई
चलिए भाई, क्या हो गया इनको? मुझे एक पेन लेना है एसी में का। हाँ, ये बार बीच बीच में बंद हो जा रहा है। फेल होता है। हाँ, मिडिल सा लगता है। ये कई बार गिर गिर के टूट गया, इसको तो कैसे जुगाड़ पे चला रहा हूँ। नहीं, बैटरी नहीं है अभी। अब जो सी टाइप वाईफाई, हम सी टाइप की बात नहीं, अभी किसका कर रहे हैं? वाईफाई की। अगर ये वाईफाई की होती थी, वाईफाई के लेनी है, वो भी क्या है आपकी, एनआईसी एक एक्स्ट्रा लगती थी। एक लैपटॉप है, लैपटॉप कितनी है? एक है। पर एनआईसी काउंट करिए कितना लग रहा है। वाईफाई की अलग, ब्लूटूथ की अलग, लैन की अलग एनआईसी होती थी। कितनी एक लैपटॉप के अंदर एनआईसी यूज हो गया? 3 हो गया। इसका मैक एड्रेस अलग, इसका मैक अलग, और इसका मैक एड्रेस अलग हो गया, क्योंकि हर एनआईसी की एक मैक एड्रेस है। यानी अब थोड़ी सी हम मैक एड्रेस की बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे। तो पहले इसकी बात करेंगे, फिर मैक पे चलेंगे, ठीक है। तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने क्या देखा कि ब्लूटूथ भी ऑपरेट होता है, वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, यही हो ना। और वाईफाई भी 3 वोल्ट, ब्लूटूथ भी 3 वोल्ट, वाईफाई भी 3 वोल्ट। तो हमें मल्टीपल एनआईसी यूज करने की जरूरत ही क्या है कि जो मैक एड्रेस होता है वो एक चिप के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हमारी। और उस चिप का नेम क्या है? एसिक चिप। क्या नाम है उसका? एसिक चिप। अब जब चिप की ही बात है, ये भी चिप जो ऑपरेट हो रहा है 3 वोल्ट पे हो रहा है, और ये भी मैक एड्रेस है, ये भी 3 वोल्ट पे है। तो कंपनी बनाने वाले ने क्या किया, एक ही पीसीबी रखा और उस पे चिप सिर्फ लगा दी ब्लूटूथ की और वाईफाई की, और पावर यहीं से दे दिया। इनको भी 3 वोल्ट और इनको भी 3 वोल्ट। कंपनी को बेनिफिट हुआ कि उनकी एक सॉकेट भी बच गई जहां पे लगती थी, उनकी एक पीसीबी भी बच गई, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या देखा कि लैन तो अब जरूरी ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज आ गया। क्योंकि पहले जो चिप लगा था वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का लगा था। तो अब कंपनी ने क्या कर दिया, एनआईसी हटाकर यहाँ पे एक और चिप डाल दी, क्योंकि ये भी कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है? 3 वोल्ट पे। और ये कौन सी डाल दिया? 5 गीगाहर्ट्ज का। तो कितना कंपनी को बेनिफिट हो गया? सिर्फ क्या लगाते जा रहा है उस पीसीबी पे? चिप लगाते जा रहा है ना। पीसीबी का कॉस्ट बच रहा है, उसकी स्लॉट बच रही है, उसकी पोर्ट बच रही है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास वाईफाई कार्ड आते हैं वो सिर्फ एक ही कार्ड होता है, और उसके अंदर आपका ब्लूटूथ भी होता है, ठीक है। उसके बाद वाईफाई भी होता है, और उसके बाद इसमें डुअल बैटरी आपको मिलता है 2.4 एक 5। समझ में आ गया? ठीक है? लेकिन इससे बेनिफिट हमें भी है और कंपनी को भी है। हमें बेनिफिट ये है कि मैं वायरलेस पे डिपेंड हो गया, यानी कोई वायर एक्स्ट्रा, मैं कहीं भी बैठूं तो मुझे वायर की जरूरत नहीं है। मैं कहीं से भी एक्सेस लेकर अच्छे खासे स्पीड चला सकता हूं, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? वही यूएसबी टू लैन और सी टाइप टू लैन करके अपने पास रख लेनी है, ठीक है। लेकिन जो भी एनआईसी कार्ड है, ये विदाउट एड्रेस काम नहीं करता। इनके पास 2 एड्रेस होना चाहिए, पहला मैक एड्रेस और दूसरा आईपी एड्रेस, ठीक है। जो मैक एड्रेस है इसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, और जो आईपी एड्रेस है इसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, या इसको यूनिक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। और आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं हम? यूनिक एड्रेस। अगर हमें किसी डिवाइस से भी कम्युनिकेशन करना है तो हमें 2 एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, पहला फिजिकल और दूसरा लॉजिकल। अगर इसमें से एक एड्रेस नहीं है तो कम्युनिकेशन, दोनों एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। तो मैं क्या आपके बिजनौर घर जा सकता हूँ? नहीं जा सकते ना, क्योंकि बिजनौर तो छोटा नहीं होगा। बिजनौर में कहाँ रहते हैं हमें पता ही नहीं, आपने कह दिया मैं बिजनौर से हूँ सर, बिजनौर आप आ जाइए, तो मैं कैसे जा पाऊंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे? क्योंकि बिजनौर तो क्या हो गया, आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस है ना, क्योंकि ओने में कभी भी चेंज हो सकता है, हो सकता है। लेकिन मैं कहूँ कि आपने हमें जो एड्रेस बताया, मैं बिजनौर के रहने वाला हूँ सर, मेरा गांव इस जगह पे है और मेरा घर का नंबर ये है, मैं आपके घर जा सकता हूँ फिर? आपके घर फिर जा सकता हूँ ना, क्योंकि आपने फिजिकल एड्रेस दे दिया कि मेरा घर का नंबर ये है। तो मैं दूसरे घर में भी नहीं जा सकता, डायरेक्टली आपको जा सकता हूँ, हो सकता है ना। वैसे ही इसके अंदर 2 एड्रेस की होती है, एक मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। जो मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं हो सकता, जैसे आपका घर का नंबर चेंज नहीं हो सकता। आपका गांव का नंबर नेम, आपका गली का नेम, आपका सिटी का नेम चेंज हो सकता है, पर आपका घर का नंबर चेंज, अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर? घर को ही चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरा नंबर मिलेगा आपको। या तो फिर क्या करना पड़ेगा?
पड़ोसी के घर में रहना पड़ेगा, ये है जी मेरा घर, है ना। वैसे ही हम एनआईसी कार्ड में भी क्या करते हैं कि ये मेरा एनआईसी कार्ड है और इसके अंदर मैक एड्रेस है, पहले से कंपनी फिक्स करके दे दी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी कम्युनिकेशन करेगा जब आप इसको क्या देंगे, आईपी एड्रेस, यानी लॉजिकल एड्रेस हम खुद प्रोवाइड करते हैं किसको, एनआईसी को। लेकिन एनआईसी के अंदर जो मैक एड्रेस है कंपनी पहले से फिक्स करके दी है, समझ में आ रहा है। और जो मैक एड्रेस होता है वो कितनी बीट का होता है, तो 48 बीट का होता है। और कितने डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट का होता है। मैक एड्रेस कितनी बीट की होती है, 48 बीट की होती है। और कितने डिजिट का होता है ये, तो 12 डिजिट का होता है। क्लियर है इतना। उसके बाद जो आईपी एड्रेस है ये 32 बीट की होती है। कितनी बीट की होती है, और कौन सी, तो IPv4। IPv4 का मतलब क्या है, आईपी वर्जन 4, यानी आईपी के दो वर्जन है, एक IPv4 एक IPv6। तो हम अभी की बात कर रहे हैं सिर्फ IPv4 की, ये बात की बात है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक दिया था। ये जो एनआईसी बना है इसका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किसके पे है, ये स्टैंडर्ड कौन बताता है इसको, एनआईसी कार्ड। वाईफाई का स्टैंडर्ड कौन बताता है आपको, चलिए नहीं पता। आपने IEEE पढ़ा था, IEEE क्या करता है बताइए। IEEE एक ग्रुप है हाँ जो अपने आप को अपडेट करने के लिए मतलब बताइए। थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। साजिद आपने IEEE पढ़ा था आप लोगों ने, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था वो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलॉजी को। आपकी तरफ से काफी नॉइस आ रही है, जैसे लग रहा है आप गाड़ी चला रहे हैं। हेलो, आपकी तरफ से काफी नॉइस आ रही है, जैसे लग रहा है आप मशीन या गाड़ी चला रहे हैं। अब कौन पर है? कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से नॉइस काफी अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने कल 3 टॉपिक दिया था आप लोगों को, एक IEEE, IATIA और आईना। तो आपने IEEE पढ़ा था, चलिए उधर काफी नॉइस है, ठीक है। सर मैंने ये भी पढ़ा था कि या आर्ट टू गो लेवल पर हाँ और बताओ, हाँ लिखिए और बताओ। आईना पढ़ा था जो नहीं अभी बस उतना ही लिखा है ना, चलो मैं बताता हूँ कि किसी भी गैजेट्स को, किसी भी डिवाइस को अप्रूवल मिलता है तो कौन अप्रूवल देता है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है, तो IEEE के पास। यानी कोई भी गैजेट्स आता है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो उसको अप्रूव IEEE, वो कम्युनिकेशन करने वाली स्टैंडर्ड बताता है कि ये जो गैजेट है इस स्टैंडर्ड पे कम्युनिकेशन करेगी। जैसे आपने क्या लिखा है, IEEE 802.1q, है ना। इसका IEEE का जो स्टैंडर्ड है 802.1 है और 110 तक है, ठीक है। लेकिन इसको अप्रूवल किसने दिया, IEEE ने। जैसे अगर हम कोई भी खाने वाली चीज खाते हैं तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, खाने वाली चीजों पर भी IEEE का। ये तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की है। अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, जैसे बिस्किट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो इनकी अथॉरिटी कौन देता है, खा सकते हैं। FASSAI एक बार फिर से बोल लें। FASSAI हाँ फंसी, जिसको फंसी कहते हैं, हाँ तो ये अप्रूव्ड करती है कि आप इस प्रोडक्ट को खा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जो डेवलप की है वो प्रूव करती है कि आप इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इस स्टैंडर्ड पे ये काम करेगा। ये कौन बताता है हमें, IEEE। लेकिन इसके अंदर जो मैक एड्रेस है और जो IP एड्रेस है उसकी अथॉरिटी के पास है, आईना के पास है। क्योंकि जो भी नंबर्स की काम है, चाहे वो IP एड्रेस हो, चाहे वो मैक एड्रेस हो, चाहे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हो, इन सब की अथॉरिटी किसके पास है, आईना के पास। आईना क्या है बताइए। आईना सर एक वो है जो आईपी एड्रेस हम लोगों को प्रोवाइड करती है। एक एक लाइन है आपने, समझ में आया है ना। आईना क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो नॉन प्रॉफिटेबल है और ये आईकैन के साथ मिलकर काम करता है। और ये जो भी आपकी नंबर्स की काम होती है, जैसे IP देना, मैक एड्रेस प्रोवाइड कराना, AS नंबर प्रोवाइड कराना, ये सारी की अथॉरिटी किसके पास है, आईना के पास है। आईना जो भी कंपनी है, जैसे मान लो ISP है, जैसे मान लो कि NIC मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, तो जो भी NIC मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको क्या चाहिए, मैक एड्रेस। और जो भी ISP है उनको क्या चाहिए, IP एड्रेस।
तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको तो आईपी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चरर है उनको मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। कौन? आईना। आईना स्टार्टिंग का 6 डिजिट प्रोवाइड कराता है और कंपनी लास्ट का 6 डिजिट खुद असाइन करता है। समझ में आ रहा है? आईना प्रोवाइड कराता है 6 डिजिट, और 6 डिजिट कौन असाइन करता है खुद से? कंपनी, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, आप 6 डिजिट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी को आईना ने प्रोवाइड किया है और इस किस वेंडर को दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई क्राइम होता है तो पकड़ा जाता है, और कैसे पकड़ा जाता है? इसी एड्रेस से पकड़ा जाता है। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? उसकी आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस पता चला तो आईपी के साथ साथ जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसका मैक एड्रेस आ जाता है। क्या आ जाता है? मैक एड्रेस। तो ये दोनों एड्रेस मिल गया तो मैं उसके घर नहीं जा सकता। अब कैसे जाएंगे? तो मैक एड्रेस में पता चल गया, 6 डिजिट से हम फाइंड करेंगे कि आईना ने किसको दिया है। या डायरेक्टली आईना के पास पहुंच जाओ, ये मैक एड्रेस है, ये बताइए आपने किसको दिया है। आईना बोला कि मैंने एचपी वाले को दिया है। एचपी के पास पहुंच गई टीम, एचपी से बात करेगी, ये जो मैक एड्रेस है आपने किस डिवाइस में दिया हुआ है? एचपी ने क्या बोला? मैंने लैपटॉप में दिया। लैपटॉप कहाँ पे सेल किया हुआ है आपने? शॉप पे आ गए आप? शॉप वाले ने किसको बेचा भाई? बिल दिखाओ, मोबाइल नंबर बताओ, और हम उसके घर चले गए। ऐसे ट्रैकिंग होती है। लेकिन हैकिंग करने वाले भी बहुत चालाक होते हैं। कैसे चालाक होते हैं? आईपी एड्रेस तो छोड़ो, मैक एड्रेस दूसरा यूज करते हैं, यानी रहते अपने घर में हैं और एड्रेस किसका देते हैं? पड़ोसी वाले का। या अपना घर सुरक्षित रखते हैं, रहते हैं कहाँ पे? रेंट पे। कैसे? अपना लैपटॉप का एनआईसी कार्ड क्या कर देंगे? डिसेबल। और क्या यूज कर लेंगे? क्योंकि यूएसबी का भी अपना एक मैक एड्रेस अलग है और फिजिकल का एक मैक एड्रेस अलग है। वो काम करते हैं और क्या कर देते हैं? इसको फेंक देते हैं। फिर हम इनके पास पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कांड किया और रेंट वाला छोड़ के चला गया, तो मैं ढूंढूंगा किसको? वो तो है ही नहीं। लेकिन थोड़ी सी गलतियां होती है तो वो पकड़े जाते हैं। फिर समझ में आ गया? ऐसे ट्रैकिंग होती है और ऐसे काम करता है। तो मैक एड्रेस की अथॉरिटी किसके पास है? आई के पास। और आईपी एड्रेस की अथॉरिटी किसके पास है? आईना के पास। ठीक है, और ऑटोनोमस सिस्टम की भी अथॉरिटी किसकी है? आईना के पास। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है आपकी प्रोटोकॉल्स में यूज होता है, वो अब बात की बात है, आगे चलकर बात करेंगे। इतना क्लियर है? अभी किसी को डाउट? अभी एनआईसी में क्लियर है? एनआईसी कार्ड के अंदर कौन सी चिप लगी होती है? कौन सी चिप लगी होती है? एस चिप। कौन सी लगी होती है? एसिक चिप। इसके अंदर क्या होता है? मैक एड्रेस। क्या होती है? मैक एड्रेस। हाँ, क्या बोला यहाँ पे कि रिपीटर क्या है? रिपीटर है क्या, तो समझे इसको पहले। क्या बोला? क्या रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस ही है। टू रीजनरेट द सिग्नल, ये क्या करता था? सिग्नल को रीजनरेट करता था। कौन से सिग्नल को रीजनरेट करता था? रिपीटर रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो, उन दोनों सिग्नल्स को क्या करता था? ये रीजनरेट करता है। डिस्ट्रॉय बाय द ट्रांसमिशन लॉस ड्यू कंटिन्यूअस रिपीटर डज नॉट परफॉर्म इंटेलिजेंट राउटिंग। क्या करता है ये? कि जो भी आपके नेटवर्क में लेंथ के हिसाब से सिग्नल ब्रेक होता था या डाउन होने लगता था या लॉस होता था, वहीं पे ये सिग्नल को क्या कर देता था? रीजनरेट कर देता था, चाहे वो एनालॉग में होता था चाहे वो डिजिटल में होता था। इसका काम सिर्फ इतना था कि सिग्नल को रीजनरेट करना है। जैसे एक केबल है, ये हमारी एक केबल है। ठीक है, अभी मानो कि यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगी है। ठीक है, ये पूरी ऐसे डायरेक्टली केबल लगी हुई है। ठीक है, और इस केबल की जो लेंथ है टोटल तो 200 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये जो केबल है, इस केबल के अंदर जो डेटा हम कर सकते हैं, इस केबल के अंदर जो डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो सिर्फ 100 मीटर तक कर सकते हैं। कितनी मीटर तक कर सकते हैं हम? 100 मीटर तक कर सकते हैं। तो ये टोटल लेंथ कितनी है केबल की? 200 मीटर तक। तो यहाँ से डेटा यहाँ तक तो आ रहा है, कंप्लीटली आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जैसे इधर डेटा आ रहा है ना, फिर डाउन होना स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ से जब इस पीसी को हम पिंग करा रहे हैं, यानी इससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ब्रेक होके हो रहा है, यानी डाउन हो रही है। यहाँ पे डेटा हमारी लॉस होना स्टार्ट हो जा रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा सकते हैं जिसका नाम क्या है? रिपीटर। अब ये रिपीटर का काम क्या है कि जो इधर सिग्नल आ रहा है उसको इतना बूस्ट कर दे रहा है, इतना रीजनरेट कर रहा है कि फिर से आप यहाँ से 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। तो रिपीटर का काम सिर्फ क्या था? सिग्नल को रीजनरेट करना, चाहे वो एनालॉग में हो चाहे वो डिजिटल में हो। वो रिपीटर आगे लगा दें। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ से आगे ले जानी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? फिर आगे रिपीटर, फिर यहाँ से 100 मीटर तक वो क्या करेगा? रिपीट कर देगा। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है,
तो केबल की कैपेसिटी होती है कि आप कौन से केबल में कितना मीटर तक डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रेवल करा सकते हैं। क्लियर है अभी इतना? ठीक है। नीचे एक वर्ड यूज किया है कि रिपीटर डज नॉट परफॉर्म इंटेलिजेंट राउटिंग। रिपीटर कोई भी राउटिंग प्रोसेस नहीं करता, ये कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसका सिर्फ काम है सिग्नल को रीजनरेट करना। पर अब क्या हुआ कि सारे इंडस्ट्री में ये देखा गया कि हम इतनी महंगी डिवाइस सिर्फ यूज किसके लिए कर रहे हैं, सिग्नल को रीजनरेट करने, इसके अलावा और इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो फिर जो रिपीटर बनाने वाली कंपनी है, यानी जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, उन्होंने क्या देखा कि भाई ये काफी लोग इससे नाराज हो रहे हैं कि नहीं भाई और भी कोई डिवाइस आनी चाहिए। तो फिर डेवलपर ने क्या किया, एक और डिवाइस डेवलप किया और उसका नाम क्या रखा, हब। उसका नाम क्या रखा, हब। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब हब, नेक्स्ट हेडिंग डालो अब हब। और हेडिंग डालने के बाद आप इसको पहले लिखें, यहीं पे लिखो है। हाँ थर्ड, पहला एनआईसी, दूसरा आपका रिपीटर और तीसरा कौन सा हो गया, हब। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिवाइसेस बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, हो गया। चले देखें हब क्या बोल रहा है कि हब, हब भी क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। और हब क्या बोल रहा है कि हब कंसंट्रेटेड कनेक्शन, यानी ये कनेक्शन पे क्या करता है, कंसंट्रेटेड बना कर रखता है, यानी फोकस करके रखता है, उसको देखता रहता है। क्या बता रहा है हब कि इन अदर वर्ड्स दे टेक अ ग्रुप ऑफ होस्ट एंड अलाउ द नेटवर्क टू सी देम अ सिंगल यूनिट। दूसरी पॉइंट क्या बता रहा है कि दिस इज डन पैसिवली विदाउट एनी अदर इफेक्ट ऑन द डेटा ट्रांसमिशन। एंड ये डेटा भी ट्रांसमिट कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रही डेटा में। एक्टिव हब नॉट ओनली कंसिडरेट होस्ट बट दे ऑल्सो रीजनरेट सिग्नल। यानी पहले जो रिपीटर था उसके अंदर सिर्फ एक ही पोर्ट, दो ही पोर्ट अवेलेबल था, यानी इधर से आता हब में लगा और इधर चला गया, सिर्फ इतना ही था। लेकिन जब हब डिवाइस डेवलप किया गया, इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मल्टीपल पोर्ट। यानी इस पोर्ट से आप कोई डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी होस्ट का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप, यही होगा ना। होस्ट एंड डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, इसी को बोलते हैं ना। यानी क्या बोल रहा है ये कि दे टेक अ ग्रुप ऑफ होस्ट, यानी मल्टीपल होस्ट का ग्रुप भी ये क्रिएट करता है। एंड अलाउ द नेटवर्क सी देम अ सिंगल यूनिट, यानी एक ही सिंगल यूनिट, यानी एक ही हब से मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कराकर एक ग्रुप भी क्रिएट कर देता है। दिस इज डन पैसिवली विदाउट एनी अदर इफेक्ट ऑन द डेटा ट्रांसमिशन। यानी अगर कोई पीसी किसी पीसी से कम्युनिकेशन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आसानी से एक पीसी से दूसरे पीसी पास डेटा ट्रांसफर हो जाती है। यानी ये डेटा ट्रांसफर भी कर पा रहा है और सिग्नल को क्या कर रहा है, रीजनरेट भी कर रहा है। समझ आया? तो अब इस डिवाइस में बेनिफिट क्या मिला कि इस डिवाइस से हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और सिग्नल को भी जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी मिले। ड्रॉबैक क्या मिले कि अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे मेरा पी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है और यहाँ भी कनेक्टेड है, अगर मैं इस पीसी से कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो मैं जब पिंग करूंगा, यानी इससे मैं कम्युनिकेट करूंगा, तो मेरा पीसी का फ्रेम कहाँ पे आएगा, हब पे। यानी मेरा डेटा पहले कहाँ पे आएगा, हब। लेकिन हब यहाँ पे क्या करता था, ब्रॉडकास्ट। क्या करता था, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, पता है ये पता, एनीकास्ट क्या होता है, कोई सिस्टम है ऐसी मान लीजिए स्मार्ट टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए निकाल एनीकास्ट हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो स्मार्ट एनीकास्ट भी आता है, वो क्या आता है वो भी बताएंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट नहीं पता। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, वन वन। क्या होता है, 1 to 1, यानी एक से कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी ये है एक आपका पीसी और सिर्फ ये एक का है, यहाँ पे 10 लोग हैं मतलब नहीं है, पर कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, सिर्फ एक से हो रहा है। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to 1। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to 1। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to many। क्या होता है, 1 to many, यानी एक ही बंदा दो से कर रहा है। यहाँ पे 3 लोग हैं पर कितने लोगों से कर रहा है, 2। अगर यहाँ पे 5 लोग हैं तो सिर्फ 3 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, पर एक से नहीं कर रहा है जो सारे लोग, पर 2 से ही, यानी 1 to many, सेलेक्टेड लोगों से ही कर रहा है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to many। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to all।
क्या होता है, 1 to all, यानी ये बंदा अब सबसे कर रहा है। समझ में आ गया। यूनिकास्ट क्या होता है, 1 to 1, मल्टीकास्ट 1 to many, और ब्रॉडकास्ट 1 to all। अब जैसे ये स्विच है, ये हब है, और हब के पास मेरा डेटा आया, और हब ने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट, यानी मैं किसको भेजना चाहता था, सिर्फ इसको, पर हब ने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट, यानी इसको भी भेज, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया, इसको भेज दिया। तो ये क्या, यहाँ पे ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा सिर्फ इसके पास जानी थी, पर गई किसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये सिक्योर नहीं है। समझ में आ रहा है। दूसरी पॉइंट समझ में आई कि अगर रिसीव भी कोई पैकेट हो रही है तो भी क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट, चाहे वो सेंड हो रही है चाहे वो रिसीव हो रही है, दोनों साइड से ही क्या ये ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्लियर है। चलो ब्रॉडकास्ट को साइड तक चल जाएगा कि अपने ही नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डेटा अपने ही लोगों के पास जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि इससे हम बड़ी वर्क नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था। क्या हो रहा था, कोलिजन। कोलिजन समझते हैं, जैसे अगर मुझे बड़ी नेटवर्क बनानी है, एक हब में सारे डिवाइस कनेक्ट हो गए, हमने दूसरा हब लगा दिया, अब दूसरा हब से भी हमने क्या कनेक्ट कर लिया, मल्टीपल पीसी। क्या हमने मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर ये पीसी इससे कम्युनिकेशन कर रहा है, इसका डेटा कहां पे आएगा, इस हब पे। अब ये हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, यानी इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भेजेगा। अब दूसरे हब पे आया, ये भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, यानी इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा। तो ये तो एक साइड से था तो चल गया, एक साइड से था तो चल गया। अगर मल्टीपल साइड से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो क्या होगा फिर, जैसे अब एट ए टाइम में ये पीसी इससे कम्युनिकेशन कर रहा है, ये पीसी इससे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसका डेटा यहाँ पे आया और इसका डेटा यहाँ पे आया, ये भी ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये भी ब्रॉडकास्ट कर दिया, दोनों का डेटा आकर क्या हो गया, कोलिजन हो गया। क्या हो गया, कोलिजन का मतलब एक्सीडेंट हो गया, समझो सिंपल। समझ में आ गया, क्या हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ना ये डेटा इधर जा पाएगा, ना ये डेटा, ना वो गाड़ी वाला घर गया, ना ये गाड़ी वाला घर गया, दोनों कहाँ चले गए। समझ में आया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि कंपनी के लिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है, अपने एम्प्लॉय के पास जा रहा है, चल रहा है, लेकिन कॉल हो रही है, डेटा ना इनके पास जा रही है ना इनके पास जा रही है, ये सबसे बड़ी मुश्किल हो रहा था। समझ में आया। तो काफी सारे इसके मुश्किल आ रहे थे कि चलो ये ब्रॉडकास्ट समझ में आ रहा है कि अपने नेटवर्क में हो रहा है, और ब्रॉडकास्ट जितना होगा आपकी ट्रैफिक उतना बढ़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक सिंगल रोड है, इस पे एक गाड़ी या दो गाड़ियां जा सकती है आराम से, लेकिन एट ए टाइम में 50 गाड़ियां चलाओगे तो फिर होगा, ट्रैफिक लगेगा। क्या होगा, ट्रैफिक लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर इधर से भी 50 हो गया तो क्या हो गया, फिर तो हो गया काम, है ना। वैसे ही हब के अंदर था कि एक दो कर रहा है, चल रहा है, लेकिन ज्यादा जैसे करना स्टार्ट किया ब्रॉडकास्ट, फिर नेटवर्क में क्या हो गई, काफी ट्रैफिक हो गई, और जैसे काफी ट्रैफिक होगी आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, और डेटा कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर लोगों के पास ये काफी प्रॉब्लम आने लगा, तो फिर डेवलपर ने क्या देखा, जो डिवाइस डेवलप करते हैं, कि इसकी सोल्यूशन तो निकालनी पड़ेगी। तो इसके बाद और डेवलपर ने एक डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम रखा ब्रिज। क्या नाम रखा, ब्रिज। तो नेक्स्ट सेटिंग डालो आप, ब्रिज। हो गया। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ब्रिज कि ब्रिज, अच्छा ब्रिज एक कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं ब्रिज क्या होती है। ब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये होता क्या है बता सकते हैं। जाम को कम करें, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इसीलिए बनाए जाते हैं ना। क्या लिखा है, देखो सेम चीजें लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे कि ब्रिज कन्वर्ट नेटवर्क ट्रांसमिशन डेटा। ब्रिज क्या करता है, जो भी आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मेट एज वेल एज परफॉर्म बेसिक डेटा ट्रांसमिशन मैनेजमेंट। Bridge, as the name implies, provide the connection between lanes. Not only do bridge connects lanes, but they also perform check the data to determine whether it should cross the bridge or not. This make each part of the network more efficient. यानी ब्रिज क्या करता है, सिर्फ डेटा को ट्रांसफर ही नहीं करता, डेटा को डिटरमाइन नहीं करता, डेटा को ट्रांसफर ही नहीं करता, डेटा को रीड ही नहीं करता, बल्कि उसको चेक भी करता है, देखता है कि क्या इस डेटा को अभी भेजूं या ना भेजूं, क्या मैं रोक कर भेजूं। तो कौन करता है यहाँ पे, ब्रिज। यानी ब्रिज इसलिए देखता है, अगर मैं कहूँ कि एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, एक ट्रैफिक पुलिस, जैसे ब्रिज को क्या मान लो, एक ट्रैफिक पुलिस वाला, ठीक है। अब एक अंडरपास से गाड़ी जाने वाली है, और वहीं से एक फ्लाईओवर भी है, ठीक है। पर जो गाड़ी जा रही है वो लोडेड गाड़ी है, यानी पुलिस वाले को पता है कि अंडरपास में गया तो बीच में जाकर क्या होगा, फंस जाएगा। तो क्या पुलिस वाला उसको जाने देगा अंडरपास,
क्योंकि उन्होंने डेटा को क्या कर लिया, रीड कर लिया, देख लिया, वह डेटा है कैसा, अंदर जाते ही क्या हुआ, फंस जाएगा। वैसे ही ब्रिज का भी काम है, जो भी डेटा ट्रांसमिट होती है, जो भी डेटा सेंड रिसीव होता है, उसको चेक करता है डेटा है कैसा, क्या उसको फ्लाईओवर से भेजनी है, क्या उसको अंडरपास से भेजनी है, क्या प्रोसेस करके भेजनी है, क्या उसको अभी रोक कर भेजनी है, उधर से मल्टीपल ट्रैफिक आता है, रोक लेनी है, फिर इधर से भेजनी है। तो ये प्रोसेस कौन करता है, आपका ब्रिज। अब जैसे यहाँ पे ब्रिज लग गया, क्या लग गया यहाँ पे, ये ब्रिज का सिंबल से, जैसे यहाँ पे ब्रिज लग गया, अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है तो इसके पास जाता है, इधर से भी ब्रॉडकास्ट होता है तो इसके पास जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, और ब्रिज क्या करेगा, पहले देख लेगा कि किधर से भेजना है, ऊपर से भेजना है या नीचे से भेजना है, और अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे एक चीज बेनिफिट क्या हुआ कि जो आपका डेटा कोलिजन हो रहा था वो कोलिजन नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट तो हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले को रख लेने से, रेड लाइट लगा देने से क्या हुआ, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन गाड़ियां आ जा रही है, ठीक है, गाड़ियां आ जा रही है मल्टीपल, पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ऐसे ही नेटवर्क में ब्रिज लगाने से क्या फायदा हुआ कि जो कोलिजन हो रहा था वो कोलिजन नहीं हो रहा था, ब्रॉडकास्टिंग अभी भी हो रहा था। फिर वेंडर को क्या देखा कि भाई अगर हमें कम्युनिकेशन करानी है, डेटा बचानी है, तो दो दो डिवाइस परचेज करनी पड़ रही है, हब भी परचेज करो, ब्रिज भी परचेज करो, काफी पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो फिर डेवलपर ने सोचा तो ना इसका भी सोल्यूशन दिया जाए, और इसके बाद एक और डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम क्या रखा, वर्क ग्रुप स्विच। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्विच, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप स्विच, जिसको हम वर्क ग्रुप स्विच भी कहते हैं, आप उसको स्विच भी कह सकते हैं। हो गया, देखिए चलिए देखिए वर्क स्विच क्या कह रहा है कि वर्क ग्रुप स्विच इज एडवांस मोर इंटेलिजेंट टू डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट। ये क्या है, एक एडवांस है, ये स्विच क्या है, एक एडवांस है और इंटेलिजेंट भी है। और कैसा इंटेलिजेंट है कि हम इसको क्या करता है कि मैं इसको इंटेलिजेंट कहूँ, तो जो भी ये डेटा ट्रांसफर करता है ना, ये मैनेज करके करता है, और कैसे करता है तो हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्विच क्या बोल रहा है, स्विच कैन डिटरमाइन वेदर डेटा शुड रिमेन ऑन अ लैन और नॉट, एंड दे कैन ट्रांसफर डेटा टू द कनेक्शन दैट नीड दैट डेटा। क्या बता रहा है स्विच यहाँ पे कि जिसके पास आप डेटा की जरूरत है, जिसको आप भेज रहे हो, सिर्फ उसी के पास भेजेगा, ये उन्हीं के पास भेजेगा जिसकी डेटा की जरूरत है और जिसने इससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है और जिसके पास डेटा इसकी भेजनी है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देखें, तो स्विच को इंटेलिजेंट क्यों बोला गया, क्योंकि स्विच एक टेबल जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, यानी टेबल क्रिएट करता है। और कौन सी टेबल क्रिएट करता है, ये मैक टेबल, जिसको हम कैम टेबल भी कहते हैं। क्लियर है, कौन जनरेट क्रिएट करता है, स्विच। कौन करता है, स्विच। और स्विच के बिहेव पे हर डिवाइस से वो कम्युनिकेशन कराता है एक दूसरे की, किसके बिहेव पे करता है, वो मैक टेबल के भीतर। और ये मैक टेबल कैसे जनरेट करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं फ्रेम बनाता हूँ। जैसे मान ले कि इस पीसी की जो मैक एड्रेस है 0A है, क्या है, और इसकी जो आईपी एड्रेस है 10.1 है, इस वाले पीसी की 0B है, और इसकी मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, 10.2 है। इसकी जो है 0C है, और इसकी आईपी एड्रेस है 10.3 है। इसकी आईपी एड्रेस है 0D है, मैक एड्रेस 0D है, और आईपी एड्रेस क्या है, 10.4 है। इसके 0E, और इसकी मैक आईपी एड्रेस है 10.5। यानी हर पीसी की दोनों एड्रेस अवेलेबल है। अब ये वाला पीसी इस वाले पीसी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन। क्या कर रहा है ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है। तो जैसे कम्युनिकेशन करेगा ये पीसी, तो ये पीसी एक फ्रेम जनरेट करेगा, क्या बनाएगा, एक फ्रेम। जैसे अगर आपको किसी को कोरियर करना है तो एक लिफाफा तो तैयार करोगे ना, उसके ऊपर एड्रेस भी मेंशन करोगे, टू और फ्रॉम, तभी तो जाएगा वो कोरियर में। वैसे ही जब ये पीसी इसके पास आएगा या कुछ कम्युनिकेशन करना है या कुछ भी भेजना है, तो सबसे पहले ये पीसी क्या जनरेट करेगा, एक फ्रेम। क्या जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, ये फ्रेम। और हमने यहाँ पे फ्रेम एक बना रहा हूं मैं, और उस फ्रेम में सबसे पहले क्या लगाता है, ये सोर्स में क्या लगाता है, ये तो सोर्स में क्या है, सोर्स में क्या है, सोर्स डेस्टिनेशन पता है, टू और फ्रॉम पता है,
कभी किसी को लेटर भेजा है आपने? कोरियर कभी कुछ किया है? तो कोरियर में क्या लिखते हो आप? किसको भेजना है और कौन भेज रहा है, ये लिखते हैं ना। तो वही तो टू और फ्रॉम है ना, यानी उसमें क्या देते हो, एड्रेस मेंशन करते हो ना, अपना एड्रेस और जिनको भेजना है उनका एड्रेस। वैसे ही तो भेज जो रहा है वो क्या है, सोर्स। रिसीव जहां पे हो रही है वो क्या है, डेस्टिनेशन। यानी मेरे यहां से जा रहा है तो मैं सोर्स बन रहा हूँ, जिनके पास जा रहा है वो डेस्टिनेशन है। सेम है ना। तो जब ये वाला पीसी इसके पास भेज रहा है तो ये क्या बनेगा, सोर्स, और ये क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएगा, सोर्स में। तो सोर्स में क्या है, उसके बाद क्या लगाएगा, ये सोर्स आईपी क्या लगाएगा। तो सोर्स आईपी क्या है, हाँ, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है। उसके बाद फिर क्या लगाएगा ये, डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.1। उसके बाद क्या लगाएगा फिर, डेस्टिनेशन मैक। और डेस्टिनेशन मैक क्या है, अगर कहता हूं कि इस पीसी को उसका मैक एड्रेस पता नहीं है, पता नहीं है, तो ये यहां पे क्या लगा देगा, एफ 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 क्या लगा देगा, एफ एफ। जो मैक एड्रेस है ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। कौन सी मैक एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। अब एफ एफ वाली फ्रेम कहां पे आएगी, स्विच के पास। और जो स्विच काम करता है किस पे काम करता है, मैक पे। किस पे काम करता है ये, तो ये क्या देखेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्या चेक करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैं कह रहा हूं कि इसका जो इंटरफेस है F0/1 है, यानी जो पोर्ट का नेम है, समझ में आ रहा है। और इसका जो पोर्ट का नेम है F0/3 है, जिससे कनेक्टेड है। क्लियर है। तो जब ये फ्रेम यहां पे आया कौन से इंटरफेस से, F0/3 से, तो ये क्या चेक करेगा स्विच, उसका मैक एड्रेस, और देखेगा कि सोर्स मैक एड्रेस क्या लगा है। तो सोर्स मैक एड्रेस लगा है 0C, और ये किस इंटरफेस में कनेक्टेड है, तो F0/3 पे। ये किसने लगा दिया, स्विच ने। अपने पास जो टेबल जनरेट किया, अपने पास जो टेबल क्रिएट किया स्विच ने, उसने अपने पास टेबल में क्या किया कि जो फ्रेम आया था उस फ्रेम से मैक एड्रेस निकाला, और ये देखा कि इस किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, और वो इंटरफेस की और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने टेबल में क्या कर लिया, एंट्री कर लिया। क्लियर है। फिर डेस्टिनेशन देखा कि इसको जाना कहां पे है, तो इसने क्या देखा, स्विच ने एफ एफ एफ। एफ 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 स्विच को पता है कि जब एफ 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 आएगा तो उस फ्रेम को हमें क्या कर देनी है, ब्रॉडकास्ट कर देनी है। तो जैसे एफ 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 स्विच के पास आया, स्विच ने उसको क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट। क्या कर दिया, अब जब ब्रॉडकास्ट हुआ तो सारे पीसी के पास चले गए। तो ये जो पीसी है ये आईपी एड्रेस चेक करता है, यानी एड्रेस चेक करता है क्या मेरा एड्रेस के लिए आया है या नहीं। तो इसका जो लॉजिकल एड्रेस है वो क्या है, 10.1, और इसका क्या है, 10.2। तो सबके पास गया, सबने क्या चेक किया, अपना एड्रेस। तो अपना एड्रेस चेक किया तो इसको क्या मिला, 10.2। और जो फ्रेम में एड्रेस था वो क्या, 10.1। तो इसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरा नहीं है। समझ में आया। इसके पास आया, इसने भी चेक किया, तो इसका क्या मिला, 10.5। और यहाँ पे क्या मिला, ये भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके पास आया, इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट। पर इसके पास आया तो इसने चेक किया मेरा 10.1 है, और इसका भी क्या है, 10.1। इस पीसी ने भी तुरंत क्या कर दिया, एक ये भी फ्रेम जनरेट कर दिया। क्या जनरेट कर दिया, एक ये भी फ्रेम क्रिएट कर ली। और इसने भी क्या लगा दी यहाँ पे, सोर्स मैक। तो सोर्स मैक क्या है, 0A। सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी क्या है, 10.1। क्लियर है। उसके बाद क्या लगाया, डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.3। और फिर डेस्टिनेशन मैक, क्योंकि अब तो इस पीसी को मैक एड्रेस पता चल गया ना, क्योंकि ये फ्रेम तो इसके पास आया। तो सोर्स वाली मैक तो इसकी थी, तो इसको क्या पता चल गया, 0C। तो इसने क्या लगा दिया यहाँ पे, 0C। और किसके पास भेज दिया ये फ्रेम, स्विच के पास। अब इसे स्विच के पास आया, स्विच किस पे काम कर रहा है, मैक पे। तो स्विच ने देखा कि ये फ्रेम कौन से इंटरफेस से आया है, F0/1 से। तो सोर्स मैक एड्रेस है तो 0A। इसको जाने कहां पे है, तो 0C पे। तो अब उसे अपने मैक टेबल में चेक करेगा कि मेरे मैक टेबल में 0C है क्या। तो उसकी मैक टेबल में 0C है ना, किससे कनेक्टेड है, तो ये फ्रेम किस पे सिर्फ भेजेगा। समझ में आया। यानी अब ये दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये टेबल में क्या एंट्री है, मैक की एंट्री है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। और क्या करता है ये, आसानी से डेटा को ट्रांसफर करता है, उसको मैनेज भी करता है ये। समझ में आया। उनकी टेबल निकाल ली इसने। अब जब दोबारा ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेशन करेंगे,
अब ये जब दोबारा फिर से आपस में, आप क्योंकि इसका फ्रेम भी इसके पास आ गया, यही किया था ना पिंग, अब इसका फ्रेम भी, ये वाला फ्रेम भी किसके पास आ गया था, 10.3 के पास। तो इसने अगर दोबारा फिर पिंग करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो इसका भी मैक एड्रेस इसको पता है ना, तो भी मैक एड्रेस ये क्या लगा देगा, 0A। और ये फ्रेम जैसे इसके पास से स्विच पे आएगा, स्विच फिर क्या चेक करेगा, मैक एड्रेस देखेगा 0A है कहाँ पे, F0/1। ये फ्रेम किसके पास भेजेगा, सिर्फ F0/1 पे। जब ये फिर फ्रेम जनरेट करेगा तो फिर ये मैक टेबल चेक करेगा और फिर किसके पास भेजेगा, सिर्फ इसके। अब वो किसी के पास नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पे स्विच क्या हो गया, सिक्योर हो गया ना। अब क्या हो गया, सिक्योर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हब होता तो वो हर टाइम क्या करता, ब्रॉडकास्ट, चाहे इधर से भेजता चाहे इधर से भेजता, हमेशा ही क्या करता वो, क्योंकि वो मैक टेबल की एंट्री नहीं करता, तो हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। लेकिन स्विच अब वहां पे क्या कर रहा है, यूनिकास्ट, वन टाइम ही ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद क्या करता है वो, यूनिकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके फ्रेम में क्या लग कर जाता है, FFF, और उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग मैसेज। क्या बोलते हैं, फ्लडिंग मैसेज। यानी वो फ्लडिंग जो मैसेज भेज को आर्प मैसेज भी कहते हैं, कि पहली बार जब स्विच के पास फ्रेम आती है, जो फ्लडिंग मैसेज है वो आर्प वाली मैसेज होती है। यानी पहले आर्प में वो क्या जनरेट करता है, मैक, क्या जनरेट कर लेता है, मैक। उसके बाद कम्युनिकेशन जो होती है वो यूनिकास्ट होती है, अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं होती है। इतना क्लियर है? हाँ जी, ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बता देना, ज्यादा ओवर होने लगेगा तो बता देना, है ना, हम वहीं पे रुक जाएंगे, फिर आगे करेंगे, क्लास तो करनी ही है। लेकिन वो कैसे बताऊं, पता चलेगा ज्यादा होगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ होता है ना कि अब ज्यादा हो रहा है, बस सर अब इतना हो जाता तो मैं पीछे वाला रिवीजन कर लेता, है ना। तो इतना भी समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? कितने दिनों बाद होता है, क्या 3-4 दिन पढ़ा, रिवीजन कब होगा, आपके ऊपर है, डेली रिवीजन करो, आप कराएंगे? मैं तो करा ही रहा हूँ। हमने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, हाँ, फिर एक डेट आया कि हमने उस दिन पूरा ही रिवीजन कर लिया। नहीं जी, वो डेट नहीं आने वाली, वो डेट आप ही को लानी पड़ेगी, आपको डेली ही पढ़नी पड़ेगी। अब मेरी मर्जी है, मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूं, अब यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अब वो मेरी मर्जी चलेगी। आप पीछे से पढ़ रहे हो कि नहीं, ये मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो आपको डेली ही पढ़नी है, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग भी लगा रहा हूँ मैं, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी जाए, समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, कि आप उस ग्रुप से आसानी से पढ़ सको, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर कोई पूछता है कि क्या स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, तो स्विच फ्रेम के बिहेव पे ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे उसके पास फ्रेम आता है वैसे वो काम करता है। अगर फ्रेम यूनिकास्ट का आया है तो यूनिकास्ट करेगा, अगर फ्रेम ब्रॉडकास्ट वाली आई है तो ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन स्विच करता क्या है, फिर मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करता है, यानी मैक की टेबल बनाता है अपने पास में, और उसी के बिहेव पे वो क्या करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है और रिसीव करता है और मेंटेन करता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट अभी किसी को? चलो, क्लियर है। अब इसके बाद स्विच का काम था सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करना, मैनेज करना। लेकिन अगर नेटवर्क चेंज होता था तो उसको कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी। जैसे अगर मैं नोएडा में हूँ, अगर दिल्ली में कम्युनिकेशन करनी है, दिल्ली में बात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करके बात करनी पड़ेगी। चलो उससे भी सिंपल एग्जांपल देते हैं, कि जैसे मान लो कि मुझे इंग्लिश आता है और आपको हिंदी आता है, और हमें दोनों को आपस में बात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा ना, ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा ना, ट्रांसलेट करने के लिए, है ना, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगी। अगर आपको हिंदी आता है और आप ही के डिपार्टमेंट सारे हिंदी वाले लोग हैं, तो क्या उनसे बात करने के लिए चेंज करना पड़ेगा, कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी? नहीं ना, क्योंकि सबको हिंदी आती है। वैसे ही अगर एक नेटवर्क है और दूसरी नेटवर्क है, जो दूसरी नेटवर्क है और पहली नेटवर्क से कम्युनिकेशन करानी है, तो उसके लिए भी एक डिवाइस बनाई गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, राउटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले आप, राउटर। ठीक है, सिर्फ हेडिंग डाल लें और बस रहने दें इतना अभी, ठीक है। और इतना आप लोग पढ़ लें अभी, ठीक है। और राउटर के बाद कल जानेंगे और कल और भी डिटेल्स पढ़ेंगे, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक दिया था थोड़ा सा और भी उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। 3 टॉपिक था, आप ले, कौन कौन सी टॉपिक थी आप भी पढ़ लेना उसको। कौन कौन सी टॉपिक थी, IEEE, EATIA और आईना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड में भी है, उसमें से आपको पिछली क्लास वाली जाकर पूरी पढ़ लेना, लिख लेना, उसके बाद वो सारी टॉपिक पढ़ते रहना, ठीक है।